चलिए दोस्तों, पार्ट टू में मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर पार्ट वन कर दिया था मैंने, पार्ट टू मैंने देखता हूँ। जैसे देख रहा हूँ, मगध का उदय हुआ, मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, मगध का उत्कर्ष का उसका सबसे पहले राजा कौन हुआ था, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे बिंबिसार है, हर एक वंश का संस्थापक कौन है, बिंबिसार है। बिंबिसार ने क्या क्या कामें की, क्या क्या उसकी राजधानियां कहाँ थी, कि क्या क्या सारे कृत्य उन्होंने किया, वो सारा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे बिंबिसार है 544 एंड 9492 BC। बीसी मतलब समझ रहे हो कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ, इसी का ईसा मसीह का जो बर्थ हुआ, क्या मान लो जीरो मान लिया, तो जीरो से पहले जो होता है उसको मैंने कई बार बताया था कि जीरो से पहले जो होता है उसे क्या बोलते हैं, बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। यहाँ पर से आगे बिंबिसार क्या है, जैसे देख लो यहाँ पर बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व, यानी कितना 44 उधर और 8 इधर, 44 और 8 कितना 52, यानी कि 52 सालों तक उन्होंने इसका ये राजा बना रहा। मगध का राजा कौन, 52 सालों तक राजा कौन रहा, ये बिंबिसार रहा। यहाँ पर देख लो बिंबिसार रहा। बिंबिसार जो है 544 492 BC है ना। एग्जाम पॉइंट क्या है, अजात शत्रु। अजात शत्रु की ना 16 ईयर्स बाद जो है उसके बाद क्या क्या उदयन आया। अजात शत्रु 16 साल तक रहा, उसके बाद क्या उदयन आया। अजात शत्रु का बेटा है उदयन, एक बिंबिसार का बेटा अजात शत्रु, और अजात शत्रु का बेटा उदयन हुआ। यहाँ पर आपको बता रहा हूँ वैवाहिक गठबंधन जो है, उन्होंने बिंबिसार क्या किया, बिंबिसार जो है वो अपना साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी नीतियां अपनाई, ये मैं आपको साम्राज्य को बढ़ाने की सबसे पहले नीति क्या अपनाई, विवाह करना। विवाह किससे करना, या तो फिर जो पैरेलल है उसको विवाह कर लेना, और दहेज में बहुत सारी चीजें डिमांड कर लेना। जैसे परसेनजीत की बहन को, परसेनजीत की बहन से इन्होंने की शादी किया, बिंबिसार ने किससे शादी किया, परसेनजीत की बहन। और परसेनजीत की बहन कहाँ थी, वो जो थी परसेनजीत की बहन जो है ये हाँ काशी में जो है, हाँ काशी का जो राजा था परसेनजीत था। तो परसेनजीत की बहन कौन है, परसेनजीत की बहन लिच्छवी से शादी किया इन्होंने। तो लिच्छवी शादी करने के बाद क्या होता है, उन्हें काशी में बहुत सारा यानी कि रेवेन्यू आता है, लगभग 1 लाख रेवेन्यू आता है। 1 लाख रेवेन्यू आने के बाद क्या होता है, सारा सब कुछ इसके पास चला आता है। पहला काम इन्होंने किया विवाह करना। दूसरा क्या है, यानी कि राजाओं से क्या, जो कमजोर राजा है उसको ऊपर हमला कर देना। जो कमजोर राजा उसके ऊपर हमला करने के बाद क्या होता है, उसको अपने मिला लिया। और जो बराबर है उससे समझौता कर लेना कि कहीं भाई किसी तरह से कोई ये नहीं हो, जितना हम रहेंगे टिट फॉर टैट, जैसा को तैसा चलेगा। यहाँ पर ये देखना हो, जैसे कौशल कौशल लिच्छवी मध्य की राजकुमारियों से विवाह किया, यानी क्या कौशल लिच्छवी जो है लिच्छवी मध्य कुमारियों से विवाह किया, किसने किया, ये बिंबिसार ने किया। यहाँ पर ये देखने वाली बात है। कॉन्क्वेस्ट यानी डिफीटेड अंग अंग फॉर ट्रेड कंट्रोल, व्यापार नियंत्रण के लिए अंग चंपा को हराया। बोले ना चंपा जो छोटा प्रदेश था, छोटा राज्य था, तो उसको उन्होंने क्या किया, हरा करके अपने साम्राज्य को विस्तारित किया, विस्तृत किया। यहाँ पर ये देखने वाली बात है, अपने साम्राज्य को क्या किया, विस्तृत किया। फिर आगे चला, साम्राज्य को विस्तृत किया। विस्तृत करने के बाद क्या होता है कि सारा सब कुछ मैं जितना बता रहा हूँ सारा देख लो, यहाँ पर पीडीएफ में बता देता हूँ। यहाँ पर पीडीएफ में क्या है, आप कहोगे कि मैं जो बता रहा हूँ क्या सही बता रहा हूँ गलत बता रहा हूँ, वो सारा सब कुछ आप देख ही लो एक बार। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो क्या है, महाजन को आपस में संघर्ष के परिणाम स्वरूप मगध एक अत्यंत शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा और विशाल साम्राज्य का केंद्र बना। मगध का पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था, बिंबिसार था, जो मैंने पहले बता दिया। बिंबिसार जो है 544 से 492 ईसा पूर्व तक, यानी क्या 52 वर्षों तक शासन किया, यानी कि 52 वर्षों तक उन्होंने क्या शासन किया, 52 वर्षों तक राजा रहा। किसकी राजा रहा, तो मगध की राजा रहा। सबसे मगध के सबसे पहले राजा कौन है, बिंबिसार। साम्राज्य के विस्तार के 3 पक्षीय नीति अपनाई, बोले ना 3 पक्षीय नीति अपनाई, अर्थात पहला वैवाहिक संबंध बनाना, वैवाहिक संबंध बनाना। दूसरा क्या है, शक्तिशाली शासकों से मित्रता करना, और कमजोर पड़ोसी राज्यों पर विजय प्राप्त करना। यहाँ पर होता है पहला है वैवाहिक संबंध बनाना, जिन्होंने पूरा कौशल की राजकुमारी परसेनजीत के बहन से कर लिया, उन्हें लिच्छवी से। दूसरा क्या है, शक्तिशाली शासकों से मित्रता करना।
जो उसका बराबर के शक्तिशाली है, जो उससे नहीं लड़ पाएगा, उससे क्या करेगा, मित्र बना लेना, दोस्त बना लेना, उससे मित्रता करना। फिर है कमजोर पड़ोसी राज्यों पर विजय प्राप्त करना। कमजोर पड़ोसी राज्यों पर विजय प्राप्त करना, यहाँ पर ये भी बात समझिए, कमजोर जो है उसका पड़ोसी राज्यों पर क्या विजय प्राप्त करना, ये बातें देखने वाली बात। वैवाहिक संबंधों की नीति के अधीन बिंबिसार ने कौशल राज्य के राजा प्रसेनजीत की बहन से विवाह किया। वैवाहिक संबंधों की नीति के अधीन जो है बिंबिसार ने कौशल राज्य के राजा प्रसेनजीत, यहाँ पे ना कौशल राज्य के राजा प्रसेनजीत की बहन से विवाह किया। वह दहेज अपने साथ काशी प्रदेश को भी लाई, जहां से 1 लाख सिक्कों का लगान मिलता था, है ना, 1 लाख सिक्कों का लगान मिलता था। काशी प्रदेश को भी लाया। कौशल राज्य की राजा जो थी प्रसेनजीत, और प्रसेनजीत के बहन से शादी किया। तो प्रसेनजीत से बहन से शादी करने के बाद क्या होता है, यहाँ पर जो लगान मिलता है 1 लाख लगान यहाँ पर जो मिलता है वो भी अपने साथ लाए हैं कि किसके, एक रेवेन्यू के रूप में काम करेगा। और रेवेन्यू के रूप में काम करने के बाद क्या होता है, वहां पर एक साम्राज्य को, एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाने में वो रेवेन्यू जो है, पैसे जो है एसेट के रूप में काम करता है। तो एसेट के रूप में काम करने के बाद क्या होता है कि वो उसका विस्तार होता है, विस्तृत होता है, यानी कि साम्राज्य को विस्तार करना। इसलिए साम्राज्य को विस्तार करना, एक समय देखना है कि मगध जो है सबसे बड़ा साम्राज्य बन के उभरा है। यहाँ पर ये देख सकते हो, काशी पर नियंत्रण करने के लिए सब प्रसेनजीत के साथ मित्रता मगध के सब केंद्रित करने का मौका मिला। उसकी पत्नी लिच्छवियों यानी कि मध्य पंजाब के प्रमुखों के साथ उन्हें क्या किया, बेटियां थी। अंग देश के राजा ब्रह्मदत्त को हराकर से विजय पर। अंग अंग कहाँ पड़ता है, अंग जो है, अंग प्रदेश जो है वो बिहार के भागलपुर में पड़ता है। बिहार के अंग प्रदेश की जो है वो कहाँ, बिहार के भागलपुर और बांका के दोनों के बीच में एक अंग प्रदेश आता है। उन्होंने उस पर उन्हें क्या किया, हमला करके विजय प्राप्त किया। यहाँ पर तीन नीति अपनाया, क्या, कमजोर पड़ोसी राज्यों के साथ विजय प्राप्त करना, शक्तिशाली शासकों से मित्रता करना, और जिससे विवाह संबंधित स्थापित करना, क्योंकि विवाह कर लेना। और उससे क्या, विवाह करने के बाद होता है उसको दहेज के रूप में मान लो कि दहेज के रूप में वहां से जो रेवेन्यू आएगा वो तो मेरा ही होगा। इस तरह से उन्होंने बिंबिसार को अपने साम्राज्य को फैलाने का काम किया। यहाँ पर ये देख लो। फिर इसने अंग देश के राजा ब्रह्मदत्त को हराया। अंग देश के राजा कौन थे, ये ब्रह्मदत्त। अंग देश के राजा जो थे ब्रह्मदत्त, उन्हें क्या, उसको हराकर उस पर उन्हें विजय प्राप्त किया। अंग विशेष उसकी राजधानी चंपा दोनों स्थान पर स्वदेशी और जल मार्ग से अंग जो है, यहाँ पर देख लो, अंग अंग कहाँ पड़ता है, भागलपुर में पड़ता है। और चंपा, अंग की राजधानी चंपा, दोनों स्थान स्वदेशी और जल मार्ग। अंग कहाँ, भागलपुर। अब भागलपुर के बीच में अगर ज्योग्राफिक लोकेशन देखोगे कि भागलपुर के बीचों बीच जो कहा जाता है कि गंगा की नदी बिहार के कौन से जिलों से गुजरता है, जो जो जिलों के बीचों बीच से होकर जाती है, तो ये भागलपुर में देखना दोस्त कि भागलपुर के इस साइड नहीं कि गंगा नदी जो उसका बीचों बीच से गुजरा है, गंगा नदी, वहां पर उसी को दिखाएगा। जल मार्ग से व्यापार करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कौन था, अंग प्रदेश। वहां पर जल मार्ग बहुत ज्यादा आसानी सुविधा से हो सकती थी। वहीं पर ताम्रलिप्ति बंदरगाह भागलपुर के आसपास ही था। वो मैंने पहले इतिहास में बताया ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहाँ है। ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो था एंशियंट काल में सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह में से एक था पूर्वी भारत का। फिर यहाँ पर मैं बता रहा हूँ क्या पर विजय प्राप्त करना। फिर यहाँ देखो, बिंबिसार जो था बुद्ध और महावीर दोनों को समकालीन था, यानी क्या, जितना विश्वास, जितना रिस्पेक्ट बुद्ध को देता था उतना ही रिस्पेक्ट और विश्वास महावीर पर भी जताता था। यहाँ पर देखना, उनकी हत्या, उनके पुत्र अजात शत्रु द्वारा उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया होगा, क्योंकि वहां राजगद्दी हत्याने का बहुत उत्सुक था। उसकी हत्या जो है अजात शत्रु बोले ना, उसने अपने पिता की हत्या कर दिया। पिता का हत्यारा जो कहा जाता है, इसलिए उसको हत्यारा की पितृहंता के नाम से जाना जाता है। पितृहंता के नाम से जाना जाता है कौन, ये आ रहा है अजात शत्रु। अजात शत्रु के बेटा कौन है, उदयन। उन्होंने भी अपने अजात शत्रु को मार दिया, यानी कि जैसा जस करता तस करता, जस करता तस भोगे, तानी कहावत आता है। वो भी क्या, जो जैसा करता है उसको ऐसा ही मिलता है। ये बात आपको ध्यान रखने में मिलेगी। ये सारी बातें आपको यहाँ तक समझ में आ रही होगी। देख लो, अजातशत्रु बहुत ही आक्रामक व्यक्ति था। अजातशत्रु जो बहुत क्रूर आक्रामक व्यक्ति था, जो कहता ना नंद वंश के राजा था ना घरानंद, उसी के तरह जो बहुत क्रूर था, इतना क्रूर, बहुत आक्रामक था। किसी से निर्दयी भाव से वो अपना काम करता था। फिर आगे सबसे पहले उसकी लड़ाई उसके मामा प्रसेनजीत से हुई। उसकी लड़ाई, सबसे पहले लड़ाई किसने लड़ा, प्रसेनजीत से हुई, यानी कि
अजात शत्रु की सबसे पहला लड़ाई जो हुआ प्रसेनजीत, यानी जो उसका मामा था। जैसे यहाँ पर देख लो प्रसेनजीत कौन है। प्रसेनजीत कौन है? अजात शत्रु के मामा। अजात शत्रु, अजात शत्रु के मामा जो तो कौन था? अजात शत्रु के मामा था। वो सबसे पहली लड़ाई जो हुई किससे हुई? एक प्रसेनजीत से हुई। फिर वो बिंबिसार के साथ दुर्व्यवहार की वजह से नाराज था। लेकिन बिंबिसार के जो व्यवहार था उससे वो नाराज था, काफी नाराज था। बिंबिसार का क्या था? दूसरों से शादी कर लेना, दूसरों से शादी करके उसको अपना हड़प लेना अपने राज्यों में। फिर जो बराबर के शासक है उससे मित्रता कर लेना, और जो छोटे शासक है उस पर क्या हमला करके विजय प्राप्त करना। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो उसकी माँ के दहेज मिले काशी प्रदेश को वापस लौटाने का आग्रह किया। अजातशत्रु ने इसे इनकार कर दिया। नहीं, प्रसेनजीत जो है, जो उसको दहेज मिला था काशी प्रदेश, उसको वापस लाने का आग्रह किया, लेकिन अजातशत्रु ने क्या किया? उसने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा ये। यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी। फिर आगे आ जाओ कि आगे क्या है। ये लड़ाई जो है 16 वर्षों तक लंबी चली। ये लड़ाई 16 वर्ष तक लंबी चलाई। अब वैशाली की ताकत को तोड़ने में कामयाब हो सका, और इसके साथ ही उसने काशी को तो अपना पास ही रखा, वैशाली को भी मगध में मिला लिया। यानी क्या, वैशाली के बिंबिसार जो है वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी थी वैशाली की, उसको अपने वैशाली के पास कर लिया। उसके बाद क्या था? उसने काशी को अपने पास भी रखा, वैशाली को भी मगध मिला लिया। यानी कि यहाँ पर दो राज्य तो मिल लिया। सोच लो मगध कितना बड़ा हो गया, यहीं से देखना पड़ेगा। तो मगध बिंबिसार ने विस्तार करना शुरू किया, वो कहाँ कहाँ तक कितना बड़ा हो गया। काशी को भी मिला लिया, और क्या वैशाली को भी मिला लिया, दोनों मिल गया। फिर यहाँ पर देखो अजात शत्रु को उत्तराधिकारी कौन था? उदयन। जो सबसे बड़ा योगदान था कि उसकी गंगा नदी और सोन नदी के संगम स्थल पाटलिपुत्र या पटना में एक किले का निर्माण कराया। यानी पटना में जो एक किले का निर्माण करवाया, तो किसने निर्माण करवाया? उदयन। उदयन कौन था? अजात शत्रु के पुत्र था। अब यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि पटना में जो है पाटलिपुत्र में एक किले का निर्माण कराया, वो कौन था? तो उदयन था। एक किले का निर्माण क्यों किया? क्योंकि वहां पर गंगा नदी आती है, गंगा नदी से आती है, वहाँ किले के निर्माण एक तो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर देखा जाता है। मान लीजिए चारों तरफ में नदी है, तो अगर जो वहां पर किला बनाया जाएगा, तो किला बनाने के बाद क्या होता है कि कोई अगर जो बाहर से आक्रमण करता आता है, उसको दूर दूर से ही पहले इस चीज को देखना पड़ेगा कि यहाँ पर एक नदी बह रही, यहाँ पर किला बना हुआ, तो किले पर एक सुरक्षा कर्मी रहेगा, वो दूर से ही देख लेगा कि बाहर से लोग आक्रमणकारी आ रहे हैं, इसलिए क्या तैयार होने में, उसको लड़ाई करने में बहुत आसानी हो जाएगी। यहाँ पर ये चीज देखने वाली बात है। सोन गंगा गंगा नदी और सोन नदी के संगम पर, यहाँ पर आ जाओ, देखो गंगा और क्या सोन नदी के संगम स्थल पाटलिपुत्र पटना में एक किले का निर्माण कराया। सोन नदी और गंगा नदी दोनों को जहां पर मिलन होता है, दोनों का मिलन कहाँ होता है देख लेना, जो हाजीपुर है वहां पर सोन नदी गंगा नदी का मिलन जो होता है। हम्म, हाजीपुर के बाद वाले जो आएगा, एक जगह का नाम भूल रहा हूँ, वहां पर सोन नदी और गंगा नदी का मिलन होता है, वहां पर एक किले का निर्माण कर रहा है। दोनों स्थान सिर्फ केंद्र में स्थापित था, बल्कि यहाँ पर व्यापारियों और सैनिकों का आना जाना बहुत आसान था। यानी कि यहाँ पर व्यापारी भी और सैनिक भी, ठीक है, जल मार्ग के थ्रू व्यापारी भी बहुत अपना आराम से व्यापार करते थे, और सैनिक भी बहुत आराम से आवागमन करते थे। यहाँ पर ये चीज हुआ। उदयन के वंश शिशुनाग राजवंश के उत्तराधिकारी व शिशुनाग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि अवंती को हराकर मगध साम्राज्य का हिस्सा बना। शिशुनाग जो था, अवंती, अवंती कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अवंती की राजधानी कहाँ है? उज्जैन। वहां जो लोहा से भरपूर मात्रा थी, वहां पर देखने की कैसे वहां पर भी लोहा पूरा भरपूर मात्रा में था, और मगध में भी लोहा भरपूर मात्रा में था। फिर भी अवंती कैसे हार गया, यहाँ पर ये चीज आगे देखना कि आगे कैसे किस तरह से हराया जाता है ना। शिशुनाग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यहाँ पर देख लो। शिशुनाग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि, सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या था? कि अवंती को हराकर मगध मिला लिया।
अवंती को हराकर मगध में मिला लिया। यहाँ तक ये सारी बातें समझ में आ रही है। शिशुनाग का सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? अवंती। अवंती को हराकर क्या मगध में उन्होंने मिला लिया। यहाँ पर देख लो, उसका पुत्र कालाशोक था। शिशुनाग का पुत्र कौन था? कालाशोक था। और कालाशोक के ही शासन में क्या बौद्ध धर्म की जो है दूसरा बौद्ध धर्म क्या वहां पर संगीतज्ञ हुआ। यहाँ पर देख लो आगे फिर दिया होगा। हाँ, दूसरा सम्मेलन हुआ, सम्मेलन में आयोजित हुआ। शिशुनाग राजवंशियों के बाद नंद वंश की राजा उत्तराधिकारी बना। शिशुनाग राजवंशियों के बाद नंद वंश की राजा उत्तराधिकारी बना। महापद्मनंद इसके प्रमुख थे। ठीक है, शिशुनाग के अगले उत्तराधिकारी कौन थे? ये कालाशोक। कालाशोक के शासनकाल में ही यहाँ पर देख लो, कालाशोक के शासनकाल में ही क्या हुआ? दूसरा बौद्ध सम्मेलन। दूसरा बौद्ध सम्मेलन हुआ। कालाशोक कौन था? शिशुनाग के वंश, अगले वंश यानी कि क्या शिशुनाग के बेटा था, पुत्र था। कौन, उसका नाम क्या था? कालाशोक। और कालाशोक के समय में ही क्या दूसरा बौद्ध सम्मेलन हुआ। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। कालाशोक के शासनकाल में क्या दूसरा बौद्ध सम्मेलन हुआ। दूसरा बौद्ध सम्मेलन हुआ। निम्न जाति से कहे यानी क्या ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार महापद्म जो था वो ब्राह्मण ग्रंथ में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार जो क्या था वो निम्न जाति से बिलोंग करता था। कौन? महापद्मनंद। महापद्मनंद का अंतिम शासक कौन था? एक घनानंद था। जब मौर्य वंश के आने से पहले क्या था वहां के जो राजा था मगध के राजा कौन? घनानंद था। और घनानंद तो बहुत निकृष्ट बहुत क्रूर टाइप के शासक था। वो किसी को कुछ समझता नहीं था। महिलाओं के क्या दर्द पीड़ा होती है वो सारा। आपके एक मूवी आता है एक चंद्रगुप्त मौर्य करके, एक देखना सीरियल आते हैं कि छोटे छोटे क्लिप आता है यूट्यूब पे, सारा पूरा सीरियल बताया गया है। इस तरह देखना महापद्मनंद जो घनानंद था वो कितना क्रूर टाइप के शासक था, दमनकारी राजा था। बहुत साधारण तर्कों पर करों का बोझ लाद दिया था। यानी क्या साधारण जनता पर जो करों का बोझ डाल दिया था, इतना टैक्स देता था कि वो टैक्स देने में बेचारा सब दिन पूरा जीवन अपना खपा दिया। फिर आ गया, इसके वजह से आम जनता उसकी लोकप्रियता में खत्म हो गई। अंत में चंद्रगुप्त मौर्य ने जन साधारण की इस नाराजगी का फायदा उठाया। चंद्रगुप्त मौर्य जो था इस जो नाराज था पूरा जनता उसकी शासक, उसका उस फायदा उठा करके उसको जनता को अपने पक्ष में लेकर के उसको फिर गद्दी से हटाया। और फिर उन्होंने क्या किया? एक मौर्य वंश की स्थापना की। और मौर्य वंश की स्थापना करने में उसकी मदद किसने की? तो क्या चाणक्य ने की, जो अपना गुरु मानते हैं। चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? चाणक्य थे, जो प्रधानमंत्री थे। उखाड़ फेंका और मौर्य वंश साम्राज्य की स्थापना की। प्रश्न, मगध उस काल के सभी प्रदेशों पर धीरे धीरे अपना वर्चस्व स्थापित कर सकता। बेशक मगध ने अनेक योग्य और महत्वाकांक्षी राजाओं का फायदा उठाया, लेकिन इसकी ताकत मूल रूप से वहीं कुछ भौगोलिक विशेषताओं पर आधारित थी। इनकी पुरानी राजधानी क्या थी? गिरिब्रिज। मगध की सबसे पुरानी राजधानी कौन थी? गिरिब्रिज, जो कि राजगीर में है। आज भी बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है राजगीर, वहां पर भी क्या है क्या मगध की सबसे पहली राजधानी राजगीर में, जो चारों ओर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ। चारों ओर कितने पहाड़ी? 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा कि मगध की पहली राजधानी जो थी वो गिरिब्रिज या राजगीर, वो कितने पहाड़ियों से घिरी हुई थी? तो 5 पहाड़ियों से घिरी थी। और 5 पहाड़ियों के नाम क्या है? नाम अलग अलग है। रत्नागिरी है, वैभवगिरी है, और बहुत सारे पहाड़ियां हैं। कौन से पर्वत पे कौन शांति स्तूप की स्थापना की गई है, ऐसा सारा जब बिहार स्पेशल जब पढ़ोगे तो उसमें उसमें इस चीज को दिखाया गया है, बताया गया है। कितनी पुरानी गिरिब्रिज राजगीर प्राकृतिक किले में इसकी रक्षा की। यानी प्राकृतिक किला राजगीर जो है प्राकृतिक किला बन गया, इसलिए वहां पर किसी को बाहर से आने के लिए सोचना पड़ता था, क्योंकि वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। दूसरे, इस स्थान की नदी घाटी के उपजाऊ जमीन की वजह से यहाँ पर अतिरिक्त कृषि उत्पाद पैदा होने के कारण ऐसी परिस्थितियां बनी, जिसके फलस्वरूप एक बड़ा सैन्य बल खड़ा किया जा सकता है। वहां जो था
नदी के कारण वहां पर जो नदी बहती थी, एक पंचानी नदी आती थी, पंचानी नदी, वहां पर पंचानी नदी के कारण उपजाऊ जो था, बहुत ज्यादा उपज था, बहुत ज्यादा फर्टाइल मिट्टी थी वहां पर जो था, इसलिए वहां पर क्या इसके अतिरिक्त कृषि उत्पाद पैदा होने लगा, फिर वहां से व्यापार होने की ज्यादा अच्छी संभावना बनने लगी, इसलिए वहां पर क्या मगध को सब लोग अपना वर्चस्व बनाना चाहते थे। फिर आ गया एक बड़ा सैन्य बल खड़ा कर दिया, दक्षिणी क्षेत्रों से इमारती लकड़ी और हाथी मिले, ठीक है, दक्षिणी क्षेत्रों से इमारती लकड़ी मिली और हाथी मिले, यानी राजगीर के दक्षिण वाला क्षेत्र जो है तो इमारती लकड़ी मिला और हाथी मिला। फिर इसके साथ ही मगध को एक इस स्थान का एक और लाभ मिला कि दक्षिण बिहार के पास मिली लोहे की खानों पर इसका नियंत्रण हो गया, यानी कि दक्षिण बिहार में जाओ लोहे के खान मिला, और लोहे के खान मिलने से क्या होता है कि मगध साम्राज्य को उत्कर्ष करने में बहुत आसानी हो गई। मगध क्योंकि बोले ना लोहा का हर जगह उपयोग है, जहां पर लोहा नहीं है वहां पर इस राज्य का डेवलप करना कृषि के क्षेत्र में बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण था। अस्त्र बहुत ही बेहतर और खेती बाड़ी का औजार, यानी कि लोहे के एक अस्त्र बनते हैं और खेती बाड़ी का औजार बनने में क्या बहुत ज्यादा आसानी हो गई, उत्पादन के योग दिया। इसी भौतिक विकास की पृष्ठभूमि को ने मगध को अन्य महाजनपदों से अधिक शक्तिशाली बनाने में सहायता की, मगध को अन्य महाजनपदों से शक्तिशाली बनने में सहायता की, तो कौन से धातु का योगदान था, तो लोहा। यहां तक बातें समझ में आ रही है? यहाँ पर देखो मैंने बताया था ना कि आक्रामक नीति अपनाए, कौशल के साथ युद्ध काशी सौंपने के मजबूर किया। आक्रामक नीति कौन अपनाया? अजात शत्रु ने। कौशल के साथ काशी सौंपने के लिए मजबूर किया, उन्हें काशी को सौंपना पड़ा। उन्हें क्या कौशल को पहले शुरू उसको मांगा, उसको परसेंट जितने उसको मांगा कि भाई दे दो मुझे, मेरा है मुझे दे दो, लेकिन परसेंट जितने उसको मना कर दिया। परसेंट जीते तो उसके पिता को मारने के बाद, यानी त्रिहंता वो जो है उसको मारने के बाद उसका मामा जो था उससे मांग लिया, आग्रह पूर्वक मांगा, फिर भी उन्होंने क्या किया, मना कर दिया। फिर क्या किया, बज्जियों को हराने के लिए 16 साल का युद्ध लड़ा वैशाली के साथ। बज्जी यानी क्या वैशाली, बज्जी की राजधानी कहाँ थी, वैशाली जो थी, तो वैशाली को हराने के लिए उन्होंने 16 साल तक युद्ध लड़ा। अंत में क्या, बज्जी भी वैशाली भी अपने मगध में मिला लिया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? फिर किलाबंदी, पाटलिपुत्र गंगा सोन संगम पर किला बनवाया। पाटलिपुत्र जो है सोन और गंगा नदी के संगम पर जो है एक किला बनवाया, उस किला का नाम पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र जगह था, वहां पर एक किला बनवाया। उस किला किसने बनवाया, तो पाटलि ये अजातशत्रु के बेटा उदयन ने बनवाया। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? यहाँ पर देखो शिशुनाग वंश, नंद वंश और मगध की सफलता में क्या है। शिशुनाग डायनेस्टी जो है अवंती को हराया, कालाशोक ने दूसरी बौद्ध संगीति के आयोजन किया। शिशुनाग जो है क्या, शिशुनाग जो क्या क्या अवंती को हराया, और उसके बेटे जो था कालाशोक के समय में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। और दूसरी बौद्ध संगीति यानी पहला बौद्ध संगीति कब हुआ, 483 ईसा पूर्व में हुआ। फिर दूसरी बौद्ध संगीति कब हुआ, 383, यानी कि 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में हुआ। तो 383 ईसा पूर्व में जब हुआ तो उसने क्या, कालाशोक के समय में ही दूसरी बौद्ध संगीति का सम्मेलन हुआ। वहां पर ये आपको गूगल करना है कि दूसरी बौद्ध संगीति के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, काला ये किसने की है, ये चीज आपको गूगल करके बताना है, कमेंट करके बताना है, गूगल नहीं कमेंट करके बताना है कि मैंने सही बताया, कि सही गूगल करके बताना है मेरे ऊपर, मेरे यूट्यूब पर के, ताकि मैं आपको और अच्छे से बेहतर समझा पाऊँ। कारण कि आप गलत हो तो फिर गलत भी करेंगे, गलत भी सीखने का एक बहुत बड़ा जरिया है। जब कोई आदमी गलत करेगा नहीं तो उसमें सीखेगा ही नहीं। जितना ज्यादा गलती करोगे उतना ज्यादा सीखना पड़ेगा। देखो महापद्म ने विशाल सेना और कलिंग को जीत लिया। महापद्म ने जो विशाल सेना और कलिंग को जीत लिया। कलिंग जीत करके क्या, वहां से एक मूर्ति थी, उस मूर्ति को भी उठा ले गए, फिर वहां वहां ले गया। तो कलिंग को जीतने वाले पहले राजा कौन थे, पद्मनंद थे, और दूसरे कौन थे, अशोक। काला अशोक नहीं, अशोक। बनी कलिंग, कलिंग कहाँ है, तो उड़ीसा में पड़ता है। फिर धनानंद क्या, धनानंद अत्याचारी था। धनानंद जो था, धनानंद क्या था, बहुत अत्याचारी था, भारी कर लगाता था और चंगों द्वारा उखाड़ फेंका गया। धनानंद जो था
बहुत बड़ा अत्याचारी था और भारी बोझ कर लगाता था, कर के पूरा बोझ तला देता था। इसलिए यहाँ पर जो है ये चीज देखना होगा कि उसी लिए जो है आम जनता उससे एकदम पूरा उनस का है। जैसे यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर भी देख लेना, एक आम से बात मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए भारत सरकार में मोदी प्रधानमंत्री है, मोदी जी आम जनता पर इतना टैक्स लगा देंगे कि बहुत जनता एकदम त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगेगा। अब फिर यहाँ से एक नेता बनेगा कि मैं ये सब सारा सब कुछ खत्म करूंगा, तो आधा अवाम तो उसके तरफ वो उसी से हो गया कि आधा अवाम अब इसके तरफ है ही नहीं, अब मेरे तरफ है। तो यहाँ पर जो है इसी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने अवाम को पहले अपने तरफ खींचा और फिर उस पर ने हमला करके उसको गद्दी से हटाया। यहाँ पर एक बात को ध्यान रखना है। फिर मगध सक्सीड, भाई मगध सक्सीड, मगध क्यों सफल हुआ? मगध क्यों सफल हुआ? सबसे बड़ी बात यह है मगध क्यों सफल हुआ। पहला क्या है? नेचुरल फोर्ट। नेचुरल फोर्ट क्या है? राजगीर हिल्स, प्राकृतिक किला जो है राजगीर की पहाड़ियों में बना हुआ था। यहाँ पर देखो राजगीर की पहाड़ियों प्राकृतिक किला बना हुआ था। फिर क्या? फर्टाइल सॉइल सरप्लस, यानी क्या उपजाऊ मिट्टी जो है अधिशेष था, इसलिए मगध सक्सेस हुआ। लेकिन मगध जो है सक्सीड किया, मगध सफल हुआ अपने राजा को साम्राज्य तक बढ़ाने में के लिए। फिर तीसरा क्या? वन संसाधन, यानी क्या वहाँ वन संसाधन भी बहुत ज्यादा था, जैसे हाथी घोड़ा ये सब को बहुत ज्यादा यूज किया था। युद्ध में सबसे ज्यादा युद्ध में जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता, प्रयोग किया जाता था, तो हाथी का प्रयोग किया जाता था। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। फिर आ गया लोहे के भंडार। फिर यहाँ क्या? लोहे के भंडार आ गया। यहाँ पर बहुत सारा लोहे के भंडार का उपयोग मिलता है। यहाँ पर ये सब बातें समझ में आ रही होगी। फिर आगे देखो क्या है। यहाँ पर देखो मौर्य साम्राज्य अब कैसे अपना स्क्रिप्ट लिखा, नया नया मौर्य साम्राज्य का अपना इतिहास एक अलग है। मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ी चैप्टर है, इसको बहुत इत्मीनान से पढ़ना होगा, बहुत धीरे से पढ़ना होगा, बहुत समझ के पढ़ना होगा, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना होगा। यानी कि ऐसा ही कुछ रट्टा मार लिए इससे कुछ होने वाला नहीं। रट्टा मार लेगा तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। इतना बिट बर्बाद करने का कोई मतलब है नहीं। मौर्य साम्राज्य जो है यहाँ पर क्या हुआ, जैसे यहाँ पर देखो मौर्य साम्राज्य का इतिहास का स्रोत मिलता है। मौर्य साम्राज्य में इतिहास का स्रोत क्या है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, पुरातात्विक स्रोत जो है अशोकन एडिक्ट, मतलब क्या अशोक के अभिलेख जो 44+ अभिलेख। अभिलेख में कौन कौन सी भाषा की इस्तेमाल की गई? तो प्राकृतिक भाषा इस्तेमाल की गई, ब्राह्मी लिपि। यानी कि मौर्य साम्राज्य में 2 भाषाओं का इस्तेमाल किया गया। एक भाषा का प्राकृतिक भाषा, और लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि। यहाँ तक बात है, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। फिर आगे पीछे मैंने बताया था प्राकृत भाषा बौद्ध धर्म में था, जैन धर्म में था, आपको देखना पड़ेगा। फिर आगे आहत सिक्के। आहत सिक्के मतलब क्या? पंचमाट सिक्के और कुम्हरार महल। चंद्रगुप्त अशोक के टाइम में ही यानी क्या कुम्हरार महल बना। इस तरह से देखो क्या यहाँ पर देखो लिपि यही है, लिपि यही लिपि लिखा गया था। ये इस तरह से लिपि है ये। अब क्या लिटरेचर देखो, प्राकृतिक भाषा, प्राकृतिक भाषा यही था लिखा। कुम्हरार पैलेस में देखो पंचमार्क सिक्के क्वाइंस में इस तरह से, यानी क्या पंचमार्क सिक्के जो थे यहाँ उसमें हाथी का, पशु का, मछली का, पेड़ का इस तरह के चित्र हुआ करता था। उसे कौन से? पंचमार्क सिक्के कहते हैं। यानी कि 5 समूह का चित्र हुआ था। हाथी का होता था, मछली का होता था, पेड़ का होता था और बहुत सारी चीजें का। उसमें जो पंचमार्क सिक्के कहते हैं। पंचमार्क सिक्के किस चीज की बनी होती है? सोने और चांदी का बना हुआ था पंचमार्क सिक्के। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। फिर लिटरेसी सोर्स क्या है? साहित्यिक स्रोत क्या है? अर्थशास्त्र जो है शासन कला, अर्थशास्त्र कौटिल्य शासन कला। इंडिका जो है मेगास्थनीज, इंडिका मेगास्थनीज, इंडिका पुस्तक किसने लिखा? तो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन है? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो क्या चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के राजदूत बनकर क्यों आया था? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो था सेल्यूकस निकेटर की बेटी से शादी कर लिया था। सेल्यूकस निकेटर की बेटी से शादी करने के बाद क्या होता है, वो अपना वो रख रखाव के लिए, हाँ भाई सही से राजा है, बहुत शक्तिशाली राजा है, किस तरह से मेरी बेटी को रखता है, ये सारी देख रेख के लिए वहां पर क्या किया? सेल्यूकस निकेटर ने एक राजदूत के भेजा। उस राजदूत का नाम क्या था? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज जो था एक इंडिका नाम के पुस्तक लिखता है। इंडिका नाम के पुस्तक में सारा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के बारे में बताता है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के बारे में क्या बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन में एक तो 6 समितियां थी, 5-5 लोगों की 6 समितियां थी। उसमें रस समिति अलग थी, यानी कि वो एक कर समिति अलग थी, संग्रह समिति अलग थी,
सब कुछ यानी कि 6 समितियां बनाई गई थी, 30 लोगों की कमेटी बनी थी। उसमें क्या सबको अलग अलग कितना वेतन मिलता था, सारा सब कुछ इसमें क्या उस इंडिका नाम के पुस्तक में लिखा गया। यहाँ तक बातें समझ में आ रही। इंडिका नाम के पुस्तक किसने लिखे? मेगास्थनीज ने लिखी। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का, सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत था। और राजदूत किसके दरबार में रहता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी। फिर आगे क्या है? देखो, मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से अशोक तक, चंद्रगुप्त मौर्य से अशोक तक जो है मौर्य शासक था, वो क्या था वो मैं आपको बता रहा हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य जो है 321 से 297, कहीं कहीं 324 भी लिखा है। कितनी सारी किताब में, कितनी सारी किताब में 324 लिखा गया है। कितना में 322 लिखा गया है। देखिए 324 और 322 में लिखा गया है। यहाँ पर इस दौरान उन्होंने अपना क्या उस पर कब्जा कर लिया, उस पर राजगद्दी पर बैठ गया। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है सबसे पहले नंदों को हराया, उत्तर और पश्चिम भारत को जीता। उत्तर और पश्चिम भारत, उत्तर और पश्चिम भारत कहाँ था? उत्तर में आ जाता है यहाँ पर, चल कश्मीर चले जाओ, और पश्चिम में चला यानी कश्मीर और पंजाब वाले इलाके से, वहां से उन्होंने जीतना शुरू किया। यहाँ पर एक कहानी ये होता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य बार बार 2 बार पहले भी हमला किया था, वहां से हार करके भागना पड़ा, पराजित होकर के भागना पड़ा। फिर उन्होंने कहीं गया तो वहां पर कहीं कुछ महिला एक रोटी सेक रही थी, रोटी को सेक रही थी, रोटी फुला रही थी। तो रोटी फुलाने के बाद पता चला कि रोटी में जो है बीच में उंगली करने पर हाथ जल जाता है, इसलिए क्या रोटी को साइड से पकड़ो और साइड से उसको खाना शुरू किया। तब वहां पर क्या बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से वहां पर शासन कर सकता है। यानी कि कोई भी राजा को हराना है तो सबसे पहले क्या उसको साइड से हराओ, उसको चमचों को अपने हाथे में लो, फिर आगे करो, राजा को हराने में उसकी सफलता मिलेगी। वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने ऐसा ऐसा निर्देश मिला, उस महिला के द्वारा मिला। उस महिला के द्वारा एक कहा गया कथा है कि महिला ने उस तरह से ऐसे बोला कि इस तरह से यहाँ पर इस तरह से क्या इस तरह से यानी कि हमला करो, इस तरह से आप उस चीज को अपने हाथ में लो। लेकिन जब भी रोटी बेलते हो तो उसको बीच में उंगली मत डालो, क्योंकि रोटी हाथ में हाथ जल जाएगा वो भाप के कारण। यहाँ तक इस बातें को समझ में आ गई। फिर आ गया बिंदुसार। चंद्रगुप्त का बेटा कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार कब तक शासन किया? 297 से लेकर के 269 बीसी तक बिंदुसार, यानी कितने दिन तक? यानी 97, 27 से 28 सालों तक। नहीं, 297, 7 इधर, अब 20, 27, 28, हाँ, कितने दिनों तक? 28 साल तक। 28 साल तक शासन किया। फिर यूनानियों के साथ व्यापार को बढ़ावा दिया गया। फिर आ गया अशोका। 269 232 बीसी अशोका, कलिंग वार जो है 261 बीसी कलिंग युद्ध लड़ा गया। यहाँ तक बात समझ में आई। निर्णायक मौके रक्तपात के कारण युद्ध त्याग दिया। अशोक जो था कब से कब बना था? 269 से 232 ईस्वी तक। 269 कितना हो गया? 39 और 30, यानी कि कितना 30 साल उधर और 307 37 सालों तक राज किया। कितने कितने सालों तक? 37 सालों तक। 37 सालों तक राजा था। उन्हें सारी सारी की सारी लड़ाई जीत ली। यहाँ पर जब भारत का नक्शा देखोगे, यहाँ पर भारत का मैप देखोगे तो भारत का मैप जो है पूरा ऊपर से नीचे आ रहा था, बीच में तो जंगल पड़ रहा था। वो उड़ीसा में तो बहुत भारी, उड़ीसा छत्तीसगढ़ में जो है बहुत भारी भरकम जंगल पड़ते हैं। उस जंगल को पार करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उधर से घूम के जाना पड़ता। तो जंगल को पार करने के लिए क्या था, बीच में एक कलिंग तो था, कलिंग एक साम्राज्य था। तो कलिंग साम्राज्य को हराने के लिए बहुत ज्यादा परेशान करता था, तो ऊपर से पूरा सब साम्राज्य मेरा है। 2 ही साम्राज्य बचा था अशोक के समय में, एक कलिंग बचा था और एक कंधार बचा था, पाकिस्तान वाले कंधार। 2 साम्राज्य बचा था। तो दोनों में क्या हुआ कि पूरा पूरा भारत, पूरा अफगानिस्तान, ईरान तक मैं शासन कर रहा हूँ, ये 2 लोग हमको परेशान कर रहा है, इसको किसी न किसी तरह निपटाना चाहिए। कहाँ पर उन्होंने क्या कि पहले से भेजा अपने राजदूतों को, भाई अपना ऐसे ऐसे कर लो, मिलान कर लो, ये कर लो, दोस्ती कर लो, अपने दे दो, बाकी जो चाहते हो सब कुछ मैं दूंगा। तो वहां पर क्या किया, सब कुछ तो इन्होंने दे दिया, बट यहाँ पर हुआ क्या कि उन्होंने मना कर दिया। अब मना करने के बाद ऐसा होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है कि अशोक जो है, अशोक बहुत बड़ा शक्तिशाली था।
उन्होंने पूरा सोचा कि अब ऐसे नहीं होगा, आर पार करना पड़ेगा। आर पार किस तरह से होगा? तो इन्होंने पहले शुरू गांधार को तो ऐसे जीत लिया, गांधार को तो ऐसे ही जीत लिया, उसमें कोई कुछ नहीं, उसने दया ऐसे ही कथा ना, सब रोटी सब्जी की तरह खा के मसल दिया, कीड़ों की तरह मसल दिया उसने। फिर आ गया यहाँ पर आ जाए कलिंग। कलिंग जो जो राजा था कलिंग का राजा कौन था? खारवेल था। पहले कारगिल खारवेल साहब वहां के था। तो उन्होंने क्या किया कि वहां पर जो है कलिंग अशोक को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। तो अशोक को बहुत ज्यादा परेशान करने के बाद क्या होता है कि अशोक ने ऐसा बना लिया कि अब ऐसे काम नहीं होगा, सारा सब कुछ सारा संसार में जीत लिया, एक छोटा सा आदमी से, छोटा सा साम्राज्य से मैं हार जाऊंगा तो मेरे इतिहास में बहुत गलत सलत लिखा जाएगा कि उन्हें एक साम्राज्य को उन्हें जीत लिया, एक साम्राज्य के सब कुछ जीत लिया, लेकिन इस छोटे साम्राज्य को नहीं जीत पाया। जैसे होता है ना कि आम गांव के देख लो कि आम गांव के मुखिया लोग सबसे जीत जाता है और एक दो लोग दुश्मन रहता है ना, तो उससे जितना बहुत मुश्किल कर देता है। इसलिए वहां पर कभी देख ला सबसे ज्यादा मर्डर जो होता है आजकल अपनों के बीच ज्यादा होता है, क्योंकि अपनों के बीच वो सब कुछ जानता है, इसका कमजोरी वीकनेस क्या है, इसका स्ट्रेंथ क्या है, इसका कमजोरी क्या है, इसका मजबूती क्या है, तो सारा सब कुछ जानता है। इसलिए वहां से उससे वो हारना पसंद नहीं करता है। यहाँ पर जो है इसी तरह से अशोक ने क्या किया कि अशोक जो है इस तरह से बोला कि ऐसे काम नहीं होगा, तो ऐसे किस तरह से काम होगा? तो अशोक जो है निर्णायक मोड़ वहां पर आया, जब बोला कि कलिंग जाओ, कलिंग में पूरी तरह से एकदम नेस्ता नाबूद कर दिया, इतना कि लाखों लाशें बिछ गई। वहां जब हमला किया तो लाखों लाशें एकदम खून से एकदम पूरा रक्तपात, पूरा कलिंग एकदम लाल हो गया था, पूरा कलिंग एकदम पूरा लाल लाल जो कहता है लाल धारा लाल नदी बन गया था। तो वहां पर लाल नदी बन जाने के बाद वहां पर अशोक ने कहा चलो देखते हैं कैसे पूरा इतिहास पूरे युद्ध को लड़ा करके कैसे जीता है, उसी को मैं समझना चाहता हूँ। तो समझने के लिए गया तो वहां पर देखा कि अशोक की तो पूरा रक्तपात हो गया, पूरा एकदम बच्चे बच्चे सब लोग मर दिए हैं, काट दिया गया। वहां पर से उन्हें लगा कि मैं यहाँ पर जीत करके मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जीतने के बाद भी मैं तो हार गया, मेरा इतिहास में क्या लिखा जाएगा? क्या ही लिखा जाएगा कि उन्होंने जीतने के बाद जीतने के लिए इतना करुण शासक शासक बन गया, एक सम्राट को जीतने के लिए इतने लाखों लोगों को बलिदान चढ़ा दिया। यहाँ पर उस पर से उन्होंने क्या किया, एक हृदय परिवर्तन हुआ। हृदय परिवर्तन कब हुआ? जब कलिंग का मोड़ जीत लिया, फिर रक्तपात के कारण युद्ध त्याग दिया, और फिर बदलाव किया गया, बदलाव भरी घोष में बदलाव किया कि अब हम कोई युद्ध नहीं करेंगे, क्या धर्म घोष शांति की नीति को उन्होंने अपना लिया। क्या उससे फिर धर्म घोष यानी कि बौद्ध धर्म, क्या बौद्ध धर्म को अपना लिया। वहां किसने अपना लिया? अशोक ने अपना लिया कि हम कोई लड़ाई नहीं करेंगे। यहाँ पर कितना इतिहासकार लोग, कितने लोग मानते हैं इस बात को लेकर के, कितने स्कॉलर लोग मानते हैं कि सब कुछ जीत लिया तो अब मना करने से फायदा क्या है। कलिंग जब जीत लिया तो फिर बचा ही किया, सारा कुछ तो उन्होंने जीत लिया, तब बचा ही किया जो कहा था कि अब मैं कोई युद्ध नहीं करूँ। यहाँ पर इस तरह का बात भी सही है, जब बचा है क्या, सारा कुछ तो जीत लेने के बाद अब कुछ बचा है क्या? यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, सारा सब कुछ के मैंने बारे में इतना सारा जानकारी मैंने आधे बस 10-15 मिनट लगातार लेक्चर दिया, बोलते रहा, यहाँ तक कि और मैं क्या कर सकता हूँ। फिर आगे देखो क्या है, अशोक की धम्म नीति आ गया। अशोक की धम्म नीति में क्या होता है? अशोक की धम्म नीति मतलब क्या? आचरण समिति, नया धर्म नहीं, यानी क्या उसमें धर्म नीति जो है, वहां पर अपने बेटे था महेंद्र था, उन्हें श्रीलंका भेजा कि अपना धर्म नीति का प्रचार प्रसार करो। तो फिर उन्होंने क्या किया, धर्म नीति का पूरा प्रचार प्रसार किया कि अब कोई युद्ध नहीं करेंगे, अब कोई युद्ध नहीं करेंगे, तो बचा ही किया भाई, कोई युद्ध नहीं, सारा युद्ध तो जीत लिया, तो बचा ही किया। फिर आ गया नेचर कोड ऑफ कंडक्ट। नेचर में कोड ऑफ कंडक्ट, नॉट ए न्यू रिलीजन, प्रकृति की था आचरण संहिता और नया धर्म नहीं। अशोक धर्म नीति का कोई नया धर्म नहीं बनाएगा, कोई नया धर्म नहीं बनाएगा, तो उसका प्रकृति क्या था? आचरण संहिता था, यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट आचरण संहिता बने, ये चरण में ये चीज शामिल होगा, आप कोई युद्ध नहीं करेंगे, अपना आचरण में उसको शामिल कर लिया। यहाँ तक बातें समझ में रही। फिर आ गया एट्रीब्यूट, कंपैशन, चैरिटी एंड ट्रूथफुलनेस, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, यानी कि गुण, इसका गुण क्या है? दया, दान और सत्यवादिता और बड़ों को सम्मान। यहाँ पर जो है अशोक जो है कलिंग युद्ध जीतने के बाद उन्हें जब घोषणा किया कि अब कोई युद्ध नहीं करूंगा, धर्म की नीति पे चलूंगा, यानी कि शांति की नीति पे चलूंगा, शांति की नीति पे चलने के लिए कुछ नया चीज बनाया, नया गुण आया। नया गुण क्या है? एट्रीब्यूट उसमें क्या किया? दया किया करेगा, दान करेगा और क्या करेगा?
सत्यवादिता यानी सत्य के रास्ते पर चलेगा और क्या बड़ों को सम्मान करेगा। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। फिर आगे बैन ऑफ एनिमल सैक्रिफाइस यानी कि पशु बलि पर प्रथा। पशु बलि पर प्रतिबंध जो है किसने लगा? अशोक ने लगाया कि अब कोई पशु बलि नहीं होगा। इसीलिए आजकल देखना बिहार में जो है कुछ एक समाज के लोग क्या कहते हैं, मैं मौर्य वंश का योद्धा हूँ, मौर्य वंश का मैं बिलोंग करता हूँ, सम्राट अशोक के वंश से मैं बिलोंग करता हूँ। यहाँ पर किसने, बिहार में एक जाति है, एक कुशवाहा जाति, कोयरी जाति जो कहा जाता है, उसको कहता है क्या कि हम मौर्य वंश और सम्राट अशोक के वंशज हैं। वहां पर मानते हैं। क्या इतिहास है, आपके इतिहास में जाने की जो उतना जरूरत है नहीं, मैं इतना बता देता कि इतना ये लोग इस तरह से अपने आप को मानते हैं। फिर यहाँ आ जाओ, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, अपॉइंटेड धम्म महामात्र ऑफिशियल यानी प्रशासन धम्म महामात्र को जो है नियुक्त किया, धम्म महामात्र के अधिकारी को नियुक्त किया कि कौन से एक अधिकारी नियुक्त किया कौन से धम्म महामात्र पे चल रहा है और कौन से धम्म महामात्र की नीति पर नहीं चल रहा है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। फिर आ जाए कोर्ट, कोर्ट में है रॉक एडिक्ट 12 यानी कि लेट एन एलियन सेक्ट ऑल्सो बी रिस्पेक्टेड यानी कि उदाहरण क्या, शिलालेख 12वीं शिलालेख में क्या लिखा है, दूसरे भी संप्रदायों को भी सम्मान किया जाना चाहिए। यानी क्या शिलालेख 12 में लिखा गया है कि दूसरे संप्रदायों का भी सम्मान किया जाना चाहिए। कौन से शिलालेख में? शिलालेख 12 में लिखा गया। 12वें शिलालेख में क्या लिखा गया है? 12वें शिलालेख में लिखा गया है कि दूसरे धर्मों को भी पूरा सम्मान के साथ जीने की आजादी है, पूरे दूसरे सम्मान को आदर करना चाहिए। किसने लिखा? ये अशोक के धम्म नीति में ये सब सारा चीज लिखा हुआ है। फिर आ जाओ यहाँ पर क्या है, एट्रीब्यूट क्या किया उसने, एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है कि गुण, एट्रीब्यूट उसका गुण क्या क्या आया, नया गुण जब चेंज हुआ कि धम्म की नीति को अपनाया, धम्म की नीति अपनाने में ऐसे ही बोल देने से अपनाना थोड़ी होता है, उस पर कुछ अपने आप को चेंजेस करना पड़ता है। क्या चेंज किया? चेंज ये किया कि कंपैशन, कंपैशन क्या, दया दिखाना, ठीक है, टॉलरेंस, टॉलरेंस मतलब क्या, सहिष्णुता, फिर नॉन वायलेंस मतलब कि अहिंसा, यानी कि अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे, दया के रास्ते पर चलेंगे और सहिष्णुता के रास्ते पर चलेंगे। टॉलरेंस मतलब क्या होता है कि जीरो टॉलरेंस, जो कहता है ना, बिहार में एक मुख्यमंत्री हुआ जीरो, नीतीश कुमार है अभी, वो कहते हैं जीरो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे, नहीं कुछ भी छोटा सा भी हुआ तो उसको नजरअंदाज नहीं करेंगे। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। नजरअंदाज करने का मतलब क्या होता है कि कुछ छोटी सी भी और कुछ भ्रष्टाचार हुआ तो उसको नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, बाकी यहाँ पर सारा सब कुछ किया जाएगा। अशोक ने सारा सब कुछ काम कर दिया। अशोक ने सारा सब कुछ काम करने के बाद यहाँ पर क्या होता है कि सहिष्णुता, क्या है सहिष्णुता, सहिष्णुता एक लिमिट वर सहिष्णुता होता है। तो यहाँ पर दूसरे राजाओं ने क्या किया कि थोड़ा सा भी कुछ कोशिश किया कि चलो इस बार अब तो ये सब छोड़ दिया है, सहिष्णुता सहिष्णुता पे आ गया है, दया पे आ गया है, करुणा पे आ गया है। तो यहाँ पर दूसरे प्रदेश के लोगों ने, दूसरे देश के लोगों ने, ईरान वासियों ने क्या किया, यहाँ पर चलो अब हमला करते हैं, यहाँ पर तो आप लोग सब कुछ छोड़ दिया। यहीं पर सम्राट अशोक का एक बयान आता है, एक बयान में क्या सम्राट अशोक कहते हैं, सम्राट अशोक यहाँ पर ये कहते हैं कि हथियार को जो है मैंने सिर्फ अभी रखा है, चलाना नहीं भूल गया। लेकिन सम्राट अशोक के इतना डर था कि जब तक सम्राट अशोक रहा, जब तक बाहर के लोगों के ये कहता ना, एक तिनका भी उसके कुछ बाल बाका नहीं कर सकता। ये चीज होता है अशोक में, ये चीज था। जब तक अशोक था राजा, जब तक उसके ऊपर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख पाता था। यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी। फिर आगे आ जाओ, यहाँ पर क्या है, मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे होता है? मौर्य साम्राज्य का पतन विभाजन, अशोक के बाद साम्राज्य बट गया, पश्चिमी संक्रांति और पूर्वी दशरथ में, यानी कि अशोक के बाद जो है साम्राज्य बट गया, ठीक है, पश्चिमी घाट हो गया, पूरा वल्लभ हो गया। ऐसा ही कि इस तरह से बट गया कि अशोक के बाद जो संसद उनके पुत्र थे वृद्धरथ, वृद्धरथ जो था उसका योग्य शासक, उतना योग्य शासक नहीं रहने के कारण क्या उस साम्राज्य पूरा बिखर गया, खत्म हो गया उसका साम्राज्य। क्या कमजोर उत्तराधिकारी प्रांतों पर नियंत्रण खो दिया। देखो कमजोर उत्तराधिकारी, ठीक है, वीक सक्सेसर, लॉस्ट कंट्रोल ओवर प्रोविंस, तो प्रांतों पर नियंत्रण खो दिया। यानी कमजोर उत्तराधिकारी जब कमजोर हो जाता है तो प्रांतों पर नियंत्रण खो देता है। यहाँ तक की बातें समझिए। आज भी देख लो कि कितना राजा महाराजा ने हम लोग को इतना रियासतें मिली, एक दो के छोड़, दिक्कत दुक्का, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया वो अपना
साम्राज्य को पूरा अभी तक बचाए हुए आ रहा है। बाकी लगभग सारा सब कुछ जितना रियासतें थी, सारा रियासतें मिट्टी में मिलने जा रही है अब, क्योंकि उसका योग उत्तराधिकारी नहीं मिला। योग उत्तराधिकारी नहीं मिला क्या मतलब, बिग सक्सेसर मिला। बिग सक्सेसर मिलने के बाद क्या होता है, कमजोर उत्तराधिकारी, और वही स्ट्रॉन्ग सक्सेसर मिलने के बाद क्या होता है, उसको और वृद्धि होता है। यहाँ तक ये सब सारी बातें समझ में आए। जैसे मान लीजिए मेरे पिताजी एक किसान है, तो मेरे पिताजी एक किसान है, तो मैं उसको और खाने का बेच बेच के खाऊंगा, तो क्या बिग सक्सेसर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं कमजोर उत्तराधिकारी हुआ कि नहीं। उत्तराधिकारी मतलब होता है कि अपने जो मैंने मेरे पूर्वजों ने अर्जित किया उसको और बढ़ाऊं, उसको और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाऊं, उससे ज्यादा साम्राज्य तक विस्तार करूं। इस तरह से, इस तरह के क्या होता है, उत्तराधिकारी का मतलब यही होता है। यहाँ पर रह जाओ, प्रांतों पर नियंत्रण खो दिया। फिर आ जाओ आर्थिक संकट। सेना नौकरशाही के खर्च के कारण सिक्कों में मिलावट आई, यानी क्या, आर्थिक संकट जब आया। यहाँ पर तो अशोक ने धम्म की नीति अपनाई। अशोक के धम्म की नीति जब अपनाई, तो फिर अशोक जब जो थे कि धर्म की नीति अपनाने के बाद उन्होंने बहुत सारे बौद्ध धर्म अपना लिया। तो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद क्या होता है कि सारा सब कुछ जो है कि टैक्स में उतना सब कुछ, यानी कि पूरा रियायतें देने लगे कि कोई टैक्स नहीं, सब अपना खाओ कमाओ, ये करो वो करो। तो ये सब सारी जो टैक्स कलेक्शन कम गया, और टैक्स कलेक्शन कम गया, तो टैक्स कलेक्शन कम गया कि भाई, तो जो तुम्हारे अंदर काम कर रहा है, जो ऑफिसर्स तुम्हारे अंदर काम कर रहा है, जो प्रशासक तुम्हारे अंदर काम कर रहा है, तो अपना वेतन पेमेंट लेगा ना, पेमेंट लेगा। और पेमेंट नहीं देने पर क्या होता है, तो फिर कुछ ना कुछ तो अपना ड्यूटी में कोताही करेगा। आज के देख लो, जो गवर्नमेंट पुलिस होता है, एक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड होता है, तो गवर्नमेंट पुलिस की कितनी ताकत होती है, पूरा अपना जी जान लगा देता है किसी को बचाने के लिए। और प्राइवेट गार्ड जो होता है, मरने कोई रोड पर एक्सीडेंट हो गया, उसको देखने तक नहीं जाता है। ये होता है सरकारी और प्राइवेट में अंतर। क्योंकि उसको कम पैसे मिल रहे हैं, उतना वो सब सारी सुविधाएं नहीं मिल रही है जो सरकारी सुरक्षा कर्मी को मिलता है। यहाँ तक ये सब बातें समझ में आ रही है। यहाँ पर देख लो क्या है, आर्थिक संकट। सेना नौकरशाह के खर्च के कारण सिक्कों में मिलावट, यानी कि सेना जो था नौकरशाह के खर्च में क्या, उसको सिक्कों में मिलावट करने लगे कि जो सिक्के मिल रहे थे पहले, तो सिक्के में मिलावट, सिक्के में मिलावट यहाँ से इस तरह से समझो, क्या पैसे में कटौती की जा रही थी। यहाँ तक पैसे में कटौती की जाएगी तो उतने अच्छे से ड्यूटी निर्वहन नहीं कर। यहाँ तक ये बातें समझ में आ रही है। फिर क्या गया, अतः अंतिम राजा बृहद्रथ की पुष्यमित्र शुंग द्वारा हत्या 187 ईसा पूर्व में की। ठीक है, 187 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया, समाप्त हो गया। जब मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया, तो कौन से वंश आया, पुष्यमित्र शुंग, जो उसका कौन था, उसका सेनापति था। मौर्य साम्राज्य का सेनापति कौन था, तो पुष्यमित्र शुंग था। और पुष्यमित्र शुंग जो था एक ब्राह्मण था। एक ब्राह्मण जो है, इसकी हत्या कर दी, बृहद्रथ की हत्या कर दी। तो बृहद्रथ की हत्या कौन, बृहद्रथ कौन था, तो कौन, सम्राट अशोक का बेटा था, सम्राट अशोक के पुत्र था। यहाँ पर इस तरह से समझना होगा कि केंद्रीय सत्ता जिसे क्या होता है। यहाँ पर देख लो, केंद्रीय सत्ता देख लो। यहाँ पर केंद्रीय सत्ता यूएस सेंट्रल अथॉरिटी में, केंद्रीय सत्ता में रीजनल क्षेत्र, रीजनल किंगडम यानी कि क्षेत्रीय राज आता है। फिर आगे यहाँ पर फिर दूसरा क्या, क्षेत्रीय राज, यानी कि जितना सारा क्षेत्रीय राज आता है। यहाँ पर देखो रीजनल किंगडम, यहाँ पर देखो रीजनल किंगडम, फिर यहाँ पर देखो रीजनल किंगडम। यानी कि एक केंद्रीय सत्ता होता है, सेंट्रल अथॉरिटी होता है, और सेंट्रल अथॉरिटी के अंदर जितना रीजनल होता है, सारा किसके अंदर होता है, सारा रिपोर्ट किसके अंदर करता है, केंद्रीय सत्ता, यानी क्या, केंद्रीय सत्ता के अंतर्गत रिपोर्ट करता है। आज भी देख लो कि भारत सरकार जो है, दिल्ली में बैठी मंत्रालय जो है, तो सारी स्टेट अपना जितना सारे रिपोर्ट होती है किसे सौंपती है, दिल्ली गवर्नमेंट को सौंपती है, यानी कि प्रधानमंत्री को सौंपती है वहां पर। यानी कि सारा स्टेट 2800 राज्य और सातों सातों आठों केंद्र शासित प्रदेश किसको रिपोर्ट सौंपती है, तो सेंट्रल सत्ता को केंद्रीय यानी कि रिपोर्ट सौंपती है कि यहाँ पर इस तरह से चल रहा है। और केंद्रीय सत्ता जो है एक राज्यपाल के रूप में, हर स्टेट में क्या एक राज्यपाल के रूप में अपना दूत नियुक्त किया है कि बिहार में हर राज्यपाल का काम क्या है, कौन के यहाँ क्या प्रशासन चल रहा है, उसको रिपोर्ट हर एक 15 दिन पर किसको देना, तो राष्ट्रपति को देना। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। फिर यहाँ पर आ जाओ, मौर्य प्रशासन आ जाओ। मौर्य प्रशासन क्या था, केंद्रीय था, यानी कि राजा सर्वोच्च सत्ता और मंत्री परिषद द्वारा सहायता प्राप्त, यानी क्या राजा जो था सर्वोच्च सत्ता पे था,
और मंत्री परिषद क्या उसको सहायता करती है। ठीक उसी तरह समझ लो, आज के प्रधानमंत्री क्या है, राजा है। राजा के तो मान लो कि राजा है, तो उसको मंत्री परिषद क्या है, उनको सहायता करते हैं। यानी कि सर्वे सर्वा सब कुछ क्या है, प्रधानमंत्री जी हैं। उसको सहायता करने वाला कौन है, उनकी सारी मंत्री परिषद बटा हुआ है। ये सब सारी चीजें देख रहे हो आप। फिर राजा की ऑफिशियल प्रमुख अधिकारी कौन थे, समाहर्ता। समाहर्ता कौन था, चीफ टैक्स कलेक्टर है समाहर्ता, मुख्य कर संग्रह। आज भी जाओगे, आज भी बिहार में, खास करके बिहार में बताऊं, बिहार में क्योंकि मैं गया हूँ, एक ब्लॉक जाने का मौका मिला है, अवसर मिला है, तो वहां पर जो था, जहां पर रेवेन्यू ऑफिसर बैठते हैं, वहां पर समाहर्ता लिखा होता है हिंदी में। रेवेन्यू ऑफिसर, उसका काम क्या है, रेवेन्यू को कलेक्ट करना, रेवेन्यू को संग्रह करना, राजस्व को संग्रह करना। कौन उसको कौन करता था, एक समाहर्ता करता था। यहाँ पर आ गया। फिर आ गया अध्यक्ष 27 सुप्रिंटेंडेंट 27 सुप्रिंटेंडेंट ट्रेड माइंस इटीसी। अध्यक्ष, एक अध्यक्ष हुआ करता था, एक अध्यक्ष जो है 27 अधीक्षक व्यापार खान आदि का क्या सुप्रिंटेंडेंट हुआ करता था। जितने सारे सुप्रिंटेंडेंट है उसको अध्यक्ष हुआ करता था, एक उसको अध्यक्ष कहते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। फिर आ जाओ स्पाई सिस्टम। स्पाई क्या है, एक जासूस हुआ करता था। एक्सटेंसिव नेटवर्क टू वॉच ऑफिशियल, जासूसी प्रणाली, अधिकारियों पर नजर रखने के लिए व्यापक नेटवर्क, यानी कि अधिकारियों पर नजर रखने के लिए व्यापक नेटवर्क हुआ करता था, उसको स्पाई सिस्टम कहते हैं। स्पाई सिस्टम में तो मौर्य प्रशासन जो था वो जासूसी के लिए एक स्पाई सिस्टम बनाया हुआ था। इसके लिए कि जासूसी प्रणाली, अधिकारियों पर नजर रखने के लिए। इस तरह से भारत में भी एक सीआईडी है, सेंट्रल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। एक कौन है, एक विजिलेंस, हाँ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी है, सीवीसी है। दोनों क्या अधिकारियों पर नजर रखती है, कौन घूस ले रहे हैं। आजकल अक्सर पेपर में देख रहा होगा कि सीईओ ने इतना घूस मांगा और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने उसको रंगे हाथ पकड़ लिया। यहीं पर होता है जासूसी, वही होता है जासूसी करना। जासूसी करने के लिए एक अधिकारियों को नियुक्त करता था, कौन से, मौर्य प्रशासन में। सोच लो इतना इतिहास में भी इस तरह के लोग हुआ करते थे, तो हम लोग आज के कौन से मॉडर्न युग में दे रहे हैं। आजकल और कितनी टेक्नोलॉजी आ गया है कि घूस 1 रुपया भी घूस नहीं ले सकते। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। फिर आ गया आर्मी। आर्मी जो था, ह्यूज स्टैंडिंग आर्मी मैनेज बाय 6 कमेटी, सेना, विशाल अस्थायी सेना जो था 6 समितियों द्वारा प्रबंधित था। नहीं क्या, विशाल अस्थायी सेना जो था, मौर्य सेना में सबसे विशाल सेना कौन था, किसके पास था, मौर्य के पास था। चंद्रगुप्त मौर्य के पास सबसे क्या था, सबसे विशाल सेना था। उसको सेना को समितियों द्वारा, कितने समितियों द्वारा प्रबंधित किया जाता था, तो 6 समितियों द्वारा प्रतिबंधित, यानी क्या प्रबंधित किया जाता, 6 समितियों द्वारा मैनेज किया जाता था। कौन कौन सी समिति हुआ करती थी, यहाँ पर देख लो। यहाँ पर तो मैंने बता ही दिया था कि देख लो, यहाँ पर एक राजा हुआ था, फिर मंत्री परिषद और फिर अधिकारी हुआ करता था। यहाँ पर 3 है। अब फिर आगे देखो क्या है, फिर आगे देखो क्या, नहीं 6 समितियों तो नहीं, यहाँ तक मतलब 6 समिति, कौन कौन सी समिति है आगे पीडीएफ में पढ़ोगे तो सारा समिति दिया देगा। और जो नहीं दिया होगा आपके बुक्स में, तो आपको कमेंट करना, सारे समितियों को मैं आपको हैंड रिटन नोट्स में आपको दे दूंगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। फिर प्रांतीय नगर प्रशासन क्या था, प्रांत में क्या राजकुमारों द्वारा प्रशासित हुआ करता था। यानी क्या, तक्षशिला जो कहाँ है, तक्षशिला उत्तर पश्चिम में है, तक्षशिला आज के पाकिस्तान में है। यहाँ पर देख लो, आज के पाकिस्तान में है तक्षशिला, कहाँ, आज के पाकिस्तान में है। फिर आ जाओ देखो पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्र है, तोसली है, और यहाँ पर उज्जैन, फिर यहाँ स्वर्णगिरी। यहाँ पर देखो ये क्या है, ये श्रीलंका है, श्रीलंका को स्वर्णगिरी के यहाँ पर देखो। यहाँ पर देखो तक्षशिला उत्तर पश्चिम में, तक्षशिला, स्वर्णगिरी दक्षिण में, ठीक है, तोसली यानी क्या पूर्व में, उज्जैन पश्चिम में। उज्जैन कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। तोसली कहाँ है, पूरब में। पूरब में कहाँ आएगा, ये बंगाल में तोसली एक जगह है, वहां पर पूरब में। यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी। फिर आ जाओ नगर प्रशासन क्या आता है, फिर देख लो नगर प्रशासन पाटलिपुत्र। सोर्स क्या, मेगास्थनीज का सोर्स बताता है क्या, 6 कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स, यानी कि 5 मेंबर की 6 कमेटियां बनी हुई थी। 5 मेंबर की 6 कमेटी कौन से प्रशासन में, मौर्य प्रशासन में। पाटलिपुत्र के लिए 5 सदस्यों वाली 6 समितियां थी, ठीक है, 5-5 लोगों की
6 समितियां बनी थी। कौन कौन समिति का काम क्या था ये मैं आगे बताऊंगा कि कौन से रसद कौन पहुंचाएगा, कौन सा सेना संबंधी देखेगा, कौन सा राजस्व संबंधी कमेटी बनाएगा, कौन से प्रशासन संबंधी कमेटी देखेगा। इसी तरह के 6 कमेटियां बनी हुई थी। कितने लोगों की? 5-5 लोगों की 6 कमेटियां बनी हुई थी। फिर आगे देख लो कार्य क्या है। इसमें कार्य क्या था? जन्म पंजीकरण, व्यापार, कर आदि। उसका जो कार्य था क्या करना था? तो जन्म पंजीकरण, उस समय जन्म पंजीकरण होता था, आज भी हो रहा है जन्म पंजीकरण, देख लो। फिर व्यापार, कर, ये सब सारा सब कुछ कितना मौर्य प्रशासन चलते रहा और आज तक पूरा कर हो रहा है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? फिर यहाँ पर देख लो, फिर यहाँ पर आगे क्या है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या है? कृषि में कृषि का अध्यक्ष जो होता है उसको कौन सा? सीताध्यक्ष कहते हैं। सीताध्यक्ष जो है कृषि अधीक्षक, राजकीय भूमि का जो कृषि अधीक्षक होता था, जो कृषि भूमि का देख रेख करता था, कृषि की देख रेख, उस भूमि को देख रेख करता था, उसको सीताध्यक्ष करते हैं। फिर आ गया बलि, लैंड टैक्स। क्या? 1/6 प्रोड्यूस, बलि जो था भूकर उपज का 1/6 भाग लेता था। उपज का 1/6 भाग लेता था। यहाँ पर ध्यान देना, भूमि का 1/6 भाग नहीं, जितना उपज रहा है, जितना उपजा है आपका अनाज, जितना उपज हुआ है उसका 1/6 भाग लेता था। 1/6 लेता था उपज का, भूमि का नहीं। यहाँ पर अक्सर कंफ्यूजन करे, भूमि का नहीं, उपज का 1/6 भाग था, जितना उपजेगा। मान लीजिए किसी साल कोई उपज नहीं हुआ तो उस साल कोई टैक्स नहीं होगा, और जितना उपज हुआ, मान लीजिए पहले एक एक कुंटल अनाज उपजता था तो उसका 1/6 भाग लेता था। अब मान लीजिए किसी साल 10 केजी अनाज हुआ तो 10 केजी का भी 1/6 भाग लेता था, नहीं भूमि का 1/6 नहीं लेता था। यहाँ तक ये बातें ध्यान रखना होगा। फिर आगे ट्रेड एंड इंडस्ट्री, व्यापार और उद्योग क्या होता है? क्या? श्रेणी, गिल्ड्स ऑफ आर्टिसंस, श्रेणी क्या है? कारीगरों का संघ। फिर आगे यहाँ पर कारीगरों का संघ होता था, यानी कि कारीगरों का संघ बना हुआ था कि जितने भी कारीगर है उसका एक संघ बना हुआ था, यानी क्या उसको एक ऑर्गेनाइज वे में एक संघ बना, जैसे आज भी होता है कि सभी चालक का एक संघ है, सभी पुलिस कर्मियों का एक संघ है, रेलवे कर्मचारियों उसके लिए एक संघ है। इसी तरह से यहाँ सभी कारीगरों का एक संघ है, इसमें मौर्य प्रशासन में। फिर आ गया लोहाध्यक्ष। लोहाध्यक्ष में क्या होता है? लोहे का एक अधिकार, यानी कि जितना भी लोहा होगा, लोहाध्यक्ष तय करेगा कौन कितना लोहा निकालेगा, कौन कौन लोहा से क्या करेगा, यानी कि सारा उसका खाता बही जितना होता है वो कौन करेगा? लोहाध्यक्ष करता था। फिर लोहाध्यक्ष विशेष लोहे का एक अधिकारी वाला अधिकारी होता है। फिर आ गया ट्रेड रूट, व्यापार मार्ग जो होता है। तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक राजमार्ग, तक्षशिला से पाटलिपुत्र राजमार्ग कौन सा? जीटी रोड, ग्रैंड ट्रक रोड जो है, जो कहा जाता है ना, शेरशाह सूरी सासाराम से होकर करके कहाँ तक जाता है? तक्षशिला तक जाता है, पाकिस्तान तक जाता है, उसके जीटी रोड कहते हैं। उसी जीटी रोड का कहता है शेरशाह सूरी ने बनवाया। शेरशाह सूरी ने बनाया नहीं, उसको मरम्मत कराया। बनाया कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया। यहाँ तक ये बातें ध्यान रखना होगा, उसको बनाया कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसका मरम्मत करता कौन है? देखो शेरशाह सूरी ने मरम्मत करवाया। यहाँ पर जब ग्रैंड ट्रैक रोड बन रहा था तो हर एक 20 से 30 किलोमीटर पर एक क्या, एक रहने के लिए, एक जो कहता है ना कि 2 पुलिस सुरक्षा कर्मी के लिए बनाया गया था। हर एक 30 किलोमीटर 2 पुलिस सुरक्षा कर्मी मिलेंगे। कहाँ? वो उत्तरा पथ जो बनता है, इसको इसी को उत्तरा पथ कहते हैं, राजमार्ग। तक्षशिला पाटलिपुत्र जो है उत्तरा पथ राजमार्ग कहते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? यहाँ पर फिर मौर्य साम्राज्य और कला। मौर्य साम्राज्य और कला में क्या अंतर होता है? जैसे मौर्य साम्राज्य और कला क्या है? मौर्य समाज और कला, मौर्य सोसाइटी एंड आर्ट। समाज वन व्यवस्था पर बनी और वैश्यों और शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ। समाज जो है वन व्यवस्था पर बनी रही और वैश्यों और शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ। समाज जो है क्या बना? वैश्यों और शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ। किस पर बना? वन व्यवस्था पर बन रही थी और वैश्य और शूद्र पर स्थिति में सुधार हुआ, यानी कि मौर्य साम्राज्य में ब्राह्मण को जो है, जो एक अधिकार था उसको थोड़ा सा कम हुआ। ऐसे ब्राह्मण जो है थोड़ा सा एक अधिकार कम होने के कारण पुष्य मित्र शुंग जो था उसे चिढ़ा हुआ था, उसको मौका नहीं मिल रहा था कि इसका कुछ कब हत्या करें। उसको जब भी मौका मिला तो वृद्धरथ की हत्या करके सुख खुद वो राजगद्दी पर बैठ गया। यहाँ पर ये देखने लगे राजगद्दी पर बैठने वाला पहला ब्राह्मण जो है वो हत्या करने वाला कौन है? वो पुष्य मित्र शुंग है, जो ब्राह्मण उसका क्या था? उसका सेनापति था। यहाँ पर बातें समझ में आए। आज
आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कला और वास्तुकला। पैलेस में क्या है, वुडन पैलेस है कुम्हरार, देख लो वुडन पैलेस है कुम्हरार, महल जो है कुम्हरार में लकड़ी का महल। कुम्हरार में लकड़ी का महल किसने बनवाया, तो क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वहीं रहते, कुम्हरार में रहते थे, लकड़ी के महल में रहते थे कुम्हरार। आज भी पटना में जाओगे तो कुम्हरार एक जगह है, वहां भी चंद्रगुप्त का सम्राट अशोक का अभी भी वहां पर कुआं और बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। फिर पिलर्स आ जाओ, मोनोलिथिक सैंड स्टोन्स, सारनाथ, सारनाथ आकाश में बलुआ पत्थर सारनाथ। देखो सारनाथ में क्या एक पिलर मिला है, वहां पर कहाँ सारनाथ में है। सारनाथ कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में एक सारनाथ एक जगह है, वहां पर क्या एक पिलर मिला है, वहां पर आकाश में बलुआ पत्थर से बना हुआ एक पिलर मिला है। फिर आ गया सांची स्तूप, सांची स्तूप यहाँ है, देखो ये सांची स्तूप। सांची स्तूप कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। सांची स्तूप कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है, एमपी में। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। फिर गुफाएं आ गया, बराबर की पहाड़ियां और लोमस ऋषि। बराबर की पहाड़ियां भी मैं आगे दिखाऊंगा, होगा कहीं पीडीएफ में। बराबर की पहाड़ियां जो है लोमस ऋषि के लिए बनवाया गया था। किसने बनवाया था, तो अशोक ने बनवाया था। किसके लिए, तो जैन धर्म के लिए बनवाया था। किसके लिए, यानी कि बराबर के पहाड़ियों में एक गुफा बनवाया था। फिर स्कल्पचर दीदारगंज यक्षिणी, दीदारगंज मूर्ति कला, दीदारगंज, यही देख लो दीदारगंज यक्षिणी कितनी खूबसूरत से, इस तरह से खूबसूरती को राज पर यहाँ बताया गया है। यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ पर जो है यही दीदारगंज यक्षिणी की मूर्ति है। सबसे खूबसूरत महिलाओं की मूर्ति यहाँ पर किसके मिलती है, दीदारगंज में मिलती है। दीदारगंज कहाँ है, वो भी पटना के पास में। जब पटना जाओगे इधर फतुहा तरफ से, तो वहाँ पर दीदारगंज एक जगह है, वहां पर आकर देखना एक ऐसी मूर्ति अभी भी है वहां पर के महिला की बनी हुई मूर्ति। यहाँ पर सारा मैंने आपको जितना सार समझा दिया, और फिर मैं आपको एक बार पीडीएफ खोल के दिखा देता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर देखो कहाँ तक मैंने बता दिया था। मैंने बताया था ना, देखो मौका 321 से सारी चीज मैंने बेहतर ढंग से प्रकाश डाला था। चट्टानों के स्तंभ के नहीं, ये अभिलेख ज्यादातर पाली भाषा में। ये अभिलेख जो है किसका ज्यादातर किस में मिलता है, पाली भाषा में मिलता है। मौर्य भाषा, मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य काल जो है सब ज्यादातर किसे मिलता है, पाली भाषा में मिलता है। अधिकतर चीजें ब्राह्मी लिपि में लिखी गई, अधिकतर ब्राह्मी लिपि। लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि। और भाषा कौन सा है, पाली। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। पंचमाट सिक्के कुम्हरार में अशोक के महल के अवशेष और मूर्तियों की कुछ टुकड़ियां बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देख लो सबसे महत्वपूर्ण साहित्य स्रोत क्या है, कौटिल्य का शासन, इंडिका ऑफ मेगास्थनीज। शासन काल पर लिखा गया ग्रंथ जो राजाओं को यह परामर्श देता है कि अपने राज्य में शासन कैसे किया जाता है। इंडिका एक किताब है जो परामर्श देता है कि अपने राज्य में शासन कैसे किया जाता है, वो चीज के बारे में बताया गया है। मेगास्थनीज द्वारा पुस्तक लिखा गया, उस पुस्तक का नाम क्या, इंडिका। इंडिका में सारा सब कुछ बताया गया है कि कैसे एक राज्य में शासन चलाया जाता है। राजाओं को यह परामर्श देता है। यहाँ पर इंडिका सिलिकस द्वारा भेजे गए यूनानी मेगास्थनीज की यात्रा वृत्तांत है, जिसे मौर्य के दौरान राजदूत के रूप में भेजा गया। दीप वंश और महावंश दो श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथ है, विशाख दत्त द्वारा रचित नाटक दो राक्षस भी एक अमूल ग्रंथ। देखो यार, दीप वंश और महावंश दो श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथ है। अब विशाख दत्त द्वारा रचित नाटक कौन सा, मुद्रा राक्षस। यहाँ पर लिख देता हूँ, मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त। विशाख दत्त द्वारा लिखा गया। फिर आगे दीप वंश और महावंश कौन से है, बौद्ध ग्रंथ। यहाँ पर लिख देता हूँ दीप वंश, कौन सी ग्रंथ है, श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथ।
श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश। यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी। फिर देखो 321 से 297 ईसा पूर्व तक पूरा मैंने बता ही दिया था, सारा सब कुछ मैंने उसमें बता दिया है। बस आपको ये सब सारी चीजें आपको देखनी होगी। जितने के लिए उसका पुत्र बिंदुसार ने कितना तक शासन के उत्तराधिकारी बना, सारा सब कुछ मैंने यहाँ पर जो पीडीएफ में है एज इट इज मैंने पहले बता दिया था यहाँ पर। फिर आगे देखो सारा सब कुछ लगभग पूरा कंप्लीट कर दिया है। चलो यहाँ तक मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। यानी कि जितना होता है चैप्टर 5 का सारा सब कुछ मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। जितना मैंने पूरी समझ करके पूरा पढ़ करके पूरा नोट्स बना करके मैं सारा सब कुछ बता दिया। बस आपको ये करना है कि जितना कमेंट करना वहाँ पर सारा नोट्स मैंने आपको कमेंट डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम पे आपको चला जाएगा। बस अब कमेंट करना आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। आपको चाहिए तो कमेंट करना और नहीं चाहिए अपने से बना लोगे तो बहुत अच्छी बात है। चलो यहाँ तक रहने देता हूँ। जय हिंद।